नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन गरीबी का तीसरा लेक्चर है, इस पर चर्चा करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम जानेंगे गरीबी कितने प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी के क्या मापदंड है और निरपेक्ष गरीबी के क्या मापदंड है। तो गरीबी के प्रकारों की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन गरीबी की। बेटो, गरीबी के प्रकारों की हम बात करें तो देखिए, गरीबी दो प्रकार की होती है। एक निरपेक्ष गरीबी होती है, दूसरी सापेक्ष गरीबी होती है। निरपेक्ष गरीबी है, ये प्राय कम विकसित देशों में पाई जाती है, पिछड़े हुए देशों में पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी है, इसका संबंध विकसित देशों से होता है। निरपेक्ष गरीबी है, ये इसका संबंध जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं से होता है। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको बेटा निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम इतनी कम है कि वो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा, ऐसे व्यक्ति को निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। यानी निरपेक्ष गरीबी है, ये वास्तव में गरीबी होती है। अब जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं वर्तमान समय में कितनी हैं? 5। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति की इनकम इतनी कम है कि वो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं, और वर्तमान समय में जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं 5 है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, न बच्चों को भरपेट भोजन दे पा रहा है, न बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था कर पा रहा है, न उसके पास में रहने के लिए मकान है, न वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिला पा रहा है, न अपने बच्चों का हेल्थ का वो ध्यान रख पा रहा है, तो बेटा ऐसा व्यक्ति है, उसको निरपेक्ष गरीब कहा जाता है, इसको वास्तविक गरीब कहा जाता है। जबकि सापेक्ष गरीबी की हम बात करें तो पहले बात तो सापेक्ष गरीबी वास्तविक गरीबी नहीं होती है। देखो, निरपेक्ष गरीबी होती है ना, ये तो वास्तविक गरीबी है, जबकि सापेक्ष गरीबी है, ये वास्तविक गरीबी नहीं होती है। सापेक्ष गरीबी है, ये तुलनात्मक गरीबी होती है। तुलनात्मक गरीबी, अगर विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न परिवारों, विभिन्न राष्ट्रों की लिविंग स्टैंडर्ड और आर्थिक स्थिति के बीच आप तुलना करते हैं तो वो सापेक्ष गरीबी होती है। तो सापेक्ष गरीबी वास्तविक गरीबी नहीं है, सापेक्ष गरीबी तो तुलनात्मक गरीबी है। और इस प्रकार की गरीबी का संबंध वो जीवन स्तर से होता है, जीवन स्तर की तुलना से होता है। लिविंग स्टैंडर्ड का जो तुलना की जाती है वो कौन सी गरीबी कहलाती है? वो सापेक्ष गरीबी कहलाती है। बेटो देखिएगा, गरीबी की हम बात करें तो गरीबी की हमने बातें की है 2। यहाँ एक चार्ट बना देता हूं मैं। गरीबी बेटा 2 प्रकार की होती है। पहली है निरपेक्ष, दूसरी है सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी है, ये वास्तविक गरीबी है। सापेक्ष गरीबी है, ये तुलनात्मक गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी है, ये इसका संबंध कम विकसित देशों से होता है। सापेक्ष गरीबी है, इसका संबंध विकसित देशों से होता है। निरपेक्ष गरीबी है दोस्तों, इसका संबंध होता है न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता से, और सापेक्ष गरीबी है, इसका जो संबंध होता है वो होता है जीवन स्तर की तुलना से, जीवन स्तर की तुलना। ध्यान रखना, निरपेक्ष गरीबी है, इसका संबंध एक व्यक्ति से होता है।
निरपेक्ष गरीबी का संबंध एक व्यक्ति से होता है, जबकि सापेक्ष गरीबी है इसका संबंध व्यक्तियों से भी हो सकता है, परिवारों से भी हो सकता है, राष्ट्रों से भी हो सकता है। कैसे, अभी अपन बात करेंगे। निरपेक्ष गरीबी का मापदंड क्या? निरपेक्ष गरीबी में आपने ये कहा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा, वो क्या है? गरीब है। तो बेटा जी देखिए, यहाँ से दो प्रश्न हैं कॉमर्स व्याख्याता में अलग अलग पूछे हुए हैं। एक बार कॉमर्स व्याख्याता में प्रश्न पूछ लिया कि निरपेक्ष गरीबी अध्ययन है, विकल्प दे दिया एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक राष्ट्र का, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना उत्तर था एक व्यक्ति। निरपेक्ष गरीबी का संबंध एक व्यक्ति से होता है, क्योंकि निरपेक्ष गरीबी की हमने परिभाषा ली है, उसमें हमने क्या कहा है? ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसको कौन सी गरीबी कहा जाता है? उसको निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी अध्ययन है एक व्यक्ति का। पहले बात तो ये। दूसरी बात, फिर कॉमर्स व्याख्याता में यहाँ से प्रश्न दिया गया, वो दिया गया कि गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किस प्रकार की गरीबी से है? गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किस प्रकार की गरीबी से है? तो गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध है वो मेरे बच्चों निरपेक्ष गरीबी से होता है। निरपेक्ष गरीबी से क्यों? क्योंकि निरपेक्ष गरीबी का संबंध है न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता से, और न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी बताई मैंने? 5। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जीवन से जुड़ी हुई 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब गरीबी की कैलोरी अवधारणा, कैलोरी किससे मिलती है? कैलोरी तो भोजन से मिलती है। कैलोरी किससे मिलती है? भोजन। तो और भोजन न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। तो बेटा जी अपने आप ही गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किस प्रकार की गरीबी से हो गया? निरपेक्ष गरीबी से हो गया। ये प्रश्न भी कॉमर्स व्याख्याता के एग्जाम में पूछा हुआ है कि गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किस प्रकार की गरीबी से है? तो गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध निरपेक्ष गरीबी से है। निरपेक्ष गरीबी से क्यों है? आप समझ गए हैं। कैलोरी किससे मिलती है? भोजन से। भोजन जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत क्या है? आवश्यकता है। इसीलिए बेटा वो गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध हमारे से पूछता है। तो गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किस प्रकार की गरीबी से है? निरपेक्ष गरीबी से है। फिर अपन बात करें सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी व्यक्तियों से भी हो सकती है, परिवारों से भी हो सकती है, राष्ट्रों से भी हो सकती है, क्योंकि इसका संबंध किससे? तुलना। और एक के बीच तो तुलना कभी होती नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच तुलना होती है, परिवारों के बीच तुलना होती है, समाजों के बीच तुलना होती है, राष्ट्रों के बीच तुलना होती है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर पूछे कि सापेक्ष गरीबी अध्ययन है तो व्यक्तियों का भी है, परिवारों का भी है, समाजों का भी है, राष्ट्रों का भी है। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए व्यक्ति व्यक्ति के बीच अपन तुलना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि राम की अपेक्षा श्याम है, वो ज़्यादा संपन्न है। तो जहाँ तुलना हो, लिविंग स्टैंडर्ड की तुलना हो, आर्थिक स्थिति की तुलना हो, वो कौन सी गरीबी कहलाती है? वो सापेक्ष गरीबी कहलाती है। बेटा राष्ट्रों के बीच भी तुलना होती है। हम कह देते हैं कि साहब भारत है वो अमेरिका की अपेक्षा गरीब हैं, पर पाकिस्तान की अपेक्षा अमीर है। तो क्या कर रहे हैं अपन विभिन्न राष्ट्रों के लिविंग स्टैंडर्ड के बीच में, हम विभिन्न राष्ट्रों का जो इकोनॉमिक लेवल है इसके आधार पर हम इनके बीच में तुलना कर रहे हैं। और जहाँ तुलना की जाती है वो कौन सी गरीबी कहलाती है? वो सापेक्ष गरीबी कहलाती है। दोस्तों जैसे हम कहें खरबपति के सामने अरबपति की कोई औकात नहीं होती। आपके और हमारे सामने तो औकात है, पर खरबपति के सामने अरबपति अपने आप को गरीब महसूस करता है। अरबपति के सामने करोड़पति की कोई औकात नहीं होती। करोड़पति के सामने
लखपति की कोई औकात नहीं होती, लखपति के सामने 1000 पति की कोई औकात नहीं होती, 1000 पति के सामने 100 पति की कोई औकात नहीं होती, और बेटा उस 100 पति के सामने एक पति की तो कतई औकात नहीं होती। समझ रहे हैं आप? यानी क्या हो रही है यहाँ आर्थिक स्थिति के आधार पर तुलना होती जा रही है। खरबपति के सामने अरबपति अपने आप को गरीब मानता है, अरबपति के सामने करोड़पति अपने आप को गरीब मानता है, करोड़पति के सामने लखपति अपने आप में क्या है, गरीब हैं। तो यहाँ को क्या हो रही है, यहाँ तुलना हो रही है, यहाँ स्टैंडर्ड की तुलना हो रही है, और जहाँ स्टैंडर्ड की तुलना होती है वो कौन सा गरीब कहलाता है, वो आपका सापेक्ष गरीब कहलाता है। फिर ध्यान रखना, निरपेक्ष गरीबी का माप है वो तो करते हैं हेड काउंट से, आगे बता दूंगा। निरपेक्ष गरीबी का माप है वो हेड काउंट रेशो विधि से किया जाता है, और सापेक्ष गरीबी का माप है गिनी गुणांक या लोरेंज वक्र से किया जाता है। तो देखिएगा, पहले अपन देखिए की पॉइंट देखें। अपन पढ़ रहे हैं निरपेक्ष गरीबी। इस प्रकार की गरीबी कम विकसित देशों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, कम विकसित देशों में पाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता तो उसे निरपेक्ष गरीब कहते हैं। और न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं मैंने आपको कितनी बताई है? न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं 5 बताई है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। फिर है, अगर पूछे कि भारत में कौन सी गरीबी है, तो भारत में निरपेक्ष गरीबी है। भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग है वो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग है वो जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, अगर पूछता है कि भारत में किस प्रकार की गरीबी है, तो भारत में निरपेक्ष गरीबी है। फिर अपन चलें, इस प्रकार की गरीबी का संबंध एक व्यक्ति से होता है। तो ये मैंने बता दिया कि निरपेक्ष गरीबी अध्ययन है, तो ध्यान रखना निरपेक्ष गरीबी एक व्यक्ति का अध्ययन है। क्योंकि परिभाषा में हमने क्या कहा है, परिभाषा में हमने ये कहा है, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसे निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी एक व्यक्ति का अध्ययन है। फिर है, अभी जो मैंने बताया था कॉमर्स व्याख्याता में ये प्रश्न आया हुआ है कि गरीबी की कैलोरी अवधारणा, गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किस प्रकार की गरीबी से है? तो गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध वो निरपेक्ष गरीबी से होता है। क्यों? मैंने क्लियर कर दिया था, और सुन लें। मैंने बताया बेटा कैलोरी का संबंध किससे? भोजन से, और भोजन हमारे जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। भोजन हमारे जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए बेटा प्रश्न पूछता है कि गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध किस प्रकार की गरीबी से है? तो कैलोरी अवधारणा का संबंध है वो निरपेक्ष गरीबी से होता है। फिर देखिएगा सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी की हम बात करें तो सापेक्ष गरीबी है, पहले बात तो करें कि इस प्रकार की गरीबी है वो विकसित देशों में पाई जाती है। बेटा विकसित देश होते हैं ना, उनमें जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं सभी लोगों की पूरी होती है। विकसित राष्ट्रों में जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं सभी लोगों की पूरी होती है। अंतर है तो स्टैंडर्ड में है, वह सब लोगों के पास में कार है। अंतर वे केवल इतना सा है, किसी व्यक्ति के पास में 5 करोड़ की कार है, किसी के पास में 2 करोड़ की कार है, किसी के पास में 50 लाख की कार है, किसी के पास में 10 लाख की कार है। तो कार तो सबके पास है, अंतर किस में है? स्टैंडर्ड में अंतर है। और जहाँ स्टैंडर्ड में अंतर होता है उसको कौन सी गरीबी कहा जाता है? उसको सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। फिर देखिएगा, यदि ऊपर के 5 से 10% लोगों के जीवन स्तर की तुलना नीचे के 5 से 10% लोगों से की जाए, यानी तुलना होती है यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड के बीच क्या होती है? तुलना। ऊपर और नीचे वाले लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में जो तुलना होती है वो कौन सी गरीबी कहलाती है? सापेक्ष गरीबी कहलाती है। इस प्रकार की गरीबी का माप गिनी गुणांक से किया जाता है। किससे किया जाता है? गिनी गुणांक से इस प्रकार की गरीबी का माप है वो किया जाता है। ध्यान रखिए, गिनी गुणांक का मान है वो 0 से 1 तक आता है। गिनी गुणांक का मान है वो 0 से 1 तक आता है। और यदि इसका मान 0 आता है, यदि
इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है तो ये पूर्ण आर्थिक समानता को बताता है, और इसका मान 1 आता है तो ये पूर्ण आर्थिक असमानता को बताता है। अभी मैं क्लियर करता हूं इन चीजों को। देखिएगा, पहले ये बातें बता दूं मैं। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था, और दिया किसने था? इंदिरा गांधी ने। पूछे कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और दिया किसने था? इंदिरा गांधी ने दिया था। फिर है IRDP कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये गरीबी उन्मूलन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है, और इसको संपूर्ण भारत में 2 अक्टूबर 1980 से 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। सुनना साहब, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेटा ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1978-79 में तो लॉन्च हुआ। और अगर पूछे संपूर्ण भारत की, संपूर्ण भारत में, तो संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1980 से। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 6वीं। इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है? इस योजना का उद्देश्य रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जो BPL परिवार हैं, इनके लिविंग स्टैंडर्ड को, जीवन स्तर को अप करना, जीवन स्तर को सुधारना। तो बेटा ये प्रश्न पूछ लेता कई बार कि भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा रहा है? तो भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है IRDP रहा है। IRDP है, ये प्रयोग के रूप में लॉन्च किया था 78-79 में, और 2 अक्टूबर 1980 6ठी पंचवर्षीय योजना से इसे संपूर्ण भारत है इसमें लागू कर दिया गया था। और फिर अपन, ये तो महत्वपूर्ण बातें हुई। अब देखिएगा बेटा, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, गिनी गुणांक क्या होता है, हेड काउंट रेशो विधि क्या होती है, ये चीजें मैं आपको थोड़ी क्लियर कर दूं। क्या होती है हेड काउंट रेशो विधि, क्या होता है गिनी गुणांक, सापेक्ष गरीबी के माप के लिए गिनी गुणांक और निरपेक्ष गरीबी के माप के लिए हेड काउंट रेशो विधि, इन चीजों को आप समझ लीजिए। तो देखिए, अपन देख रहे हैं गरीबी, अपन देख रहे हैं गरीबी। गरीबी में हमने क्या कहा? एक तो कौन सी है? सापेक्ष। पहले निरपेक्ष ले ले। एक तो कौन सी रही है? एक तो रही है निरपेक्ष। निरपेक्ष। एक कौन सी रही है? सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी है, इसका माप है, वो करते हैं माप, मेजरमेंट, हेड काउंट रेशो विधि, हेड काउंट रेशो विधि। और सापेक्ष गरीबी है, इसका माप करते हैं गिनी गुणांक से, गिनी गुणांक। और दूसरा इसका लोरेंज वक्र है, गिनी गुणांक। पहले बात तो यही ध्यान रख लें कि निरपेक्ष गरीबी का माप किससे किया जाता है? तो अपन कहेंगे हेड काउंट रेशो विधि। पहले हेड काउंट रेशो विधि का मतलब समझ लें। हेड काउंट का मतलब है प्रति व्यक्ति, हेड काउंट का मतलब है प्रति व्यक्ति माप, प्रति व्यक्ति माप, पर हेड। और ये अपन ने जब सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति की बातें की थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई? सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जब मैं समझा रहा था तब आपको बता रहा था कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो गरीबी निर्धारण का आधार बनाया वो बनाया था प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग खर्च। तो पर हेड हो गया प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग खर्च। और आपको याद हो तो मैंने उदाहरण भी दिया था कि मान लीजिए मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार अगर मेरा परिवार महीने में 5,000 या इससे अधिक खर्च करने की स्थिति में है तो गरीब नहीं है, और 5,000 से कम खर्च करने की स्थिति में है तो गरीब है। मैंने दूसरा उदाहरण लिया था कि मान लो किसी अन्य व्यक्ति के परिवार में 3 सदस्य हैं, अगर उसका परिवार महीने में
3,000 या इससे अधिक खर्च करने की स्थिति में है तो सुरेश तेंदुलकर के अनुसार वो गरीब नहीं है, और 3,000 से कम खर्च करने की स्थिति में है तो गरीब है। तो देखिए, निरपेक्ष गरीबी का माप है वो कौन सी विधि से किया जाता है? हेड काउंट। और हेड काउंट का मतलब आप समझ चुके हैं, प्रति व्यक्ति माप इसका आधार होता है। सापेक्ष गरीबी का माप करते हैं गिनी गुणांक से, और गिनी गुणांक का वैल्यू है वो हमेशा होता है 0 से 1 तक। गिनी गुणांक का वैल्यू कितना होता है? 0 से 1 तक। अगर गिनी गुणांक का वैल्यू 0 आता है, गिनी गुणांक का वैल्यू 0 आता है, तो ये तो बताता पूर्ण आर्थिक समानता को, पूर्ण आर्थिक समानता को व्यक्त करता है। और यदि गिनी गुणांक का वैल्यू 1 आता है तो ये पूर्ण आर्थिक असमानता को बताता है। तो पहले बात तो ये ध्यान रखना, निरपेक्ष गरीबी के माप की जो विधि हेड काउंट रेशो विधि है, सापेक्ष गरीबी के माप की विधि है वो गिनी गुणांक है। दोस्तों ध्यान रखना, गिनी गुणांक का मान है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। यदि गिनी गुणांक का मान 0 आता है तो पूर्ण आर्थिक समानता को बताता है। गिनी गुणांक का मान अगर 1 आता है तो ये पूर्ण आर्थिक असमानता को बताता है। यानी आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी देश का गिनी गुणांक है वो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, अगर किसी देश का गिनी गुणांक 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब उस देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जितना 1 के निकट जाएगा उतनी असमानता होगी, जितना 1 के निकट जाएगा उतनी क्या होगी? असमानता होगी। तो अगर किसी देश का गिनी गुणांक 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब उस देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। और यदि किसी देश का गिनी गुणांक है वो 1 से 0 की तरफ आ रहा है, 1 से 0 की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है उस देश में आर्थिक असमानता क्या हो रही? कम हो रही है। आर्थिक असमानता कम हो रही है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने गरीबी के प्रकारों की बात की है कि सापेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी का मेजरमेंट क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी का मेजरमेंट क्या होता है। मैं तो एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से आपको सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी समझा जाऊँ। देखिएगा, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग सर्दियों में भी फुटपाथ पर सोते रहते हैं। कुछ लोग सर्दियों में भी फुटपाथ पर फटे पुराने कपड़े ओढ़ करके फुटपाथ पे सोते रहते हैं। अब बेटा, वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास में रहने के लिए अपना घर नहीं है, और किराए का कमरा ले तो इतनी उनकी इनकम नहीं है। इसलिए क्या करते हैं वो? इसलिए बेचारे फुटपाथ पे सो जाते हैं। सर्दियाँ, ठंड है, फिर भी फुटपाथ पे सो रहे हैं। इसका मतलब वो वास्तव में क्या है? गरीब हैं। तो उनको हम कौन सा कहेंगे? उनको हम निरपेक्ष गरीब कहेंगे। क्यों? क्योंकि मकान मूलभूत आवश्यकता और मकान उनके पास नहीं है, तो निरपेक्ष गरीब, वो वास्तव में गरीब है। अब दूसरी बात, मान लीजिए अपन 4 लोग हैं, A, B, C, D, चारों के अपने अपने मकान हैं जयपुर में। अब जयपुर में मकान है तो भाई साहब गरीब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका जयपुर में मकान है वो करोड़पति वैसे ही होता है। पर अंतर क्या है? एक व्यक्ति है, उसके बहुत बड़ा मकान है, 4 मंजिल का मकान बना हुआ है, 300 गज में बना हुआ है। दूसरे व्यक्ति के 200 गज में मकान बना हुआ है, 3 मंजिल का है। तीसरे व्यक्ति के 100 गज में मकान बना हुआ 2 मंजिल का है, और चौथे व्यक्ति के 50 गज में मकान बना हुआ है और 1 मंजिल का है। तो मकान चारों का है, पर उनकी स्टैंडर्ड में क्या अंतर है? एक व्यक्ति के आप देखें तो 300 गज का मकान है, 4 मंजिल का मकान बना हुआ है। दूसरे व्यक्ति के आप देखें तो 200 गज में हैं, 2 मंजिल का बना हुआ है या 3 मंजिल का बना हुआ है। तीसरे व्यक्ति के आप देखें तो 100 गज में है, 2 मंजिल का बना हुआ है। चौथे व्यक्ति के आप देखें तो 50 गज में है और 1 मंजिल का है, पर सबका अपना मकान है। अब इन चारों व्यक्तियों की अपन बात करें तो ये चारों व्यक्ति निरपेक्ष गरीब नहीं है। इन चारों व्यक्तियों के बीच में जो गरीबी का कॉन्सेप्ट है वो सापेक्ष गरीबी का, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड में अंतर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ स्टैंडर्ड की तुलना की जाती है, जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड की तुलना की जाती है, जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन की तुलना की जाती है, वो तो कौन सी गरीबी कहलाती हैं? वो सापेक्ष गरीबी कहलाती हैं। और जहाँ
जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की बात की जाती है, बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की जाती है, बेसिक नीड्स की बात की जाती हैं, वो आपकी कौन सी गरीबी होती हैं? वो आपकी निरपेक्ष गरीबी होती है। तो वास्तविक गरीबी कौन सी है? वास्तविक गरीबी निरपेक्ष होती है। सापेक्ष गरीबी वास्तविक गरीबी नहीं होती है। सापेक्ष गरीबी तो मेरे मित्रों तुलनात्मक गरीबी होती है। तो देखिए गरीबी क्या होती है, कितने प्रकार की गरीबी होती है, गरीबी का मेजरमेंट क्या होता है, गरीबी के आंकड़े क्या हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं अपन 3 लेक्चर में कर चुके हैं और यहीं पर हमारा जो गरीबी वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों खास करके इस टॉपिक में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जिन प्रश्नों की बात होती है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, या तो योजना आयोग वाला मेजरमेंट पूछता है 2100-2400 कैलोरी वाला, या ये पूछता है कि लक्कड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो लक्कड़वाला समिति का संबंध बेटा वो किससे हैं? गरीबी निर्धारण से हैं। ध्यान रखना, लक्कड़वाला समिति का गठन है 1889 में हुआ था और 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग राज्यों के लिए गरीबी का अलग अलग जो मेजरमेंट है वो देने की बात है, वो लक्कड़वाला समिति नहीं की थी। ध्यान रखें, गरीबी निर्धारण का जो बेटा कैलोरी आधार है वो दांडेकर और रथ फॉर्मूला पर आधारित है, जो कि 1971 का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको बेटा गरीबी है, इसके आंकड़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। रंगराजन समिति ने क्या कहा है, तेंदुलकर ने क्या कहा है, नीति आयोग ने क्या कहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर निरपेक्ष गरीबी एक व्यक्ति का अध्ययन होता है, ये ध्यान रखना। सापेक्ष गरीबी है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, किसी का भी अध्ययन हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। निरपेक्ष गरीबी का माप है वो हेड काउंट रेशो विधि से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सापेक्ष गरीबी का माप है गिनी गुणांक से किया जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। गिनी गुणांक का वैल्यू है वो 0 से 1 तक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गिनी गुणांक का वैल्यू अगर 0 आता है तो पूरी तरह समानता को बताता है, 1 आता है तो पूरी तरह असमानता को बताता है। अगर किसी देश का गिनी गुणांक 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, और 1 से 0 की तरफ आ रहा है तो आर्थिक असमानता है वो कम हो रही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है? तो बेटा जी ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय हैं, ये वर्तमान समय में भारत में गरीबी के निर्धारण का है वो आधार है। और यहीं हमारा गरीबी वाला चैप्टर वो ख़त्म हो जाता है। अगली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ नए जोश और अंदाज में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।